Hello students and hello everyone. I think you all are doing well. This is Shikha Chandral, tutor at Shri Rawatpura Sarkar Institute of Manda. In my previous video, I am talk about health committees and I hope you understand that well. And today I am dealing with health problems in India. हमारे देश में कौन कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, वो इस सेशन पे मैं आप लोगों को स्टडी कराने वाली हूँ. तो चलिए हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. हमारे देश में बहुत सारी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम फेस करते हैं. सारे इंडियंस उसे सफ़र करते हैं और देश की प्रोग्रेस और देश के डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो ऐसी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम डेली फेस करते हैं और देश के डेवलपमेंट में जिनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है. तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेल्थ क्या होता है. So health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ का मतलब यह नहीं है कि आप ये कह दो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सही हो. फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो इंसान सही होता है हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं. जैसे कि अगर आपको एक छोटा सा सर दर्द भी है तो फिर हम आपको हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते. अगर आप फिजिकली पूरी तरीके से, मेंटली बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी डिप्रेशन के अगर आप हैं तो आप हेल्दी पर्सन हैं. तो हेल्थ का सीधा सा मतलब ये है कि हेल्थ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर एक इंसान सही हो बिना किसी फिजिकली, मेंटली और सोशली प्रॉब्लम के. सो ये था हेल्थ. अब हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. हेल्थ प्रॉब्लम एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम अपना वर्क नॉर्मली नहीं कर पाते हैं. हमारा वर्क नॉर्मली नहीं हो पाता है. हर अनहेल्दी सिचुएशन जो होती है उसे हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको छोटा सा हेडेक भी हो रहा है या कोई भी एक हो रहा है, बैक एक हो रहा है, तो आपका जो फिजिकल, मेंटल और सोशल जो भी वर्कआउट है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है. एक छोटे से हेडेक की वजह से आप फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं. छोटा सा अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है तो भी आप सोशली, फिजिकली जो है वो अपना वर्क एबनॉर्मल करने लगते हैं. तो ऐसी सिचुएशन को हेल्थ प्रॉब्लम कहा जाता है जहां पर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जहां पर आकर आप अपना वर्क नॉर्मली नहीं कर पाते. तो हम इन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे पढ़ने वाले हैं उनके कॉज क्या हैं, वो किन वजह से हमारे सामने आती हैं. ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो उनमें सबसे फर्स्ट कारण है पर्यावरणीय कारण, मीन्स एनवायरमेंटल कॉज. हमारा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ये तो आपने सुना ही होगा. तो वो कैसे डालता है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, रोगजनक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन. आपने सुना होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं. तो जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर देते हैं. अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है तो हम उससे जल्दी सफर करने लगते हैं. सेकेंड रीजन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण. पर्यावरणीय प्रदूषण में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया. अगर हम ईच पॉल्यूशंस की बात करें तो जैसे वाटर पॉल्यूशन है, अगर हमने पॉल्यूटेड वाटर हमारी बॉडी में अगर अंदर चला जाता है तो उससे कॉलेरा, डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम होने लगती हैं. क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चले जाते हैं हमारी बॉडी में, जो आगे जाकर डिजीज कॉज करते हैं. वहीं अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो
इंडस्ट्रियल जो एयर पॉल्यूशन होता है, हमारे घरों से जो एयर पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों से, व्हीकल्स से जो एयर पॉल्यूशन होता है, उससे भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जनरेट हो जाते हैं और हमारे एयर के थ्रू और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो नॉइज से भी हमारा जो मेंटली और फिजिकल बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में होते हैं या बहुत ज्यादा नॉइज में होते हैं तो हमें इरिटेशन होने लगती है, कभी कभी बहरापन जैसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो ये सारे थे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वो भी हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। थर्ड इज क्राउडेड एरिया, अत्यधिक भीड़ भाड़। जैसे कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कहा जाता है। बिकॉज अगर कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि जो कम्युनिकेबल होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें भीड़ भाड़ वाले एरिया से बच के रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं वहां पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो क्राउडेड एरिया है वो भी डिजीज कॉज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वन इज कचरे का अनुपयुक्त निस्तारण। फिर वो कचरा या डोमेस्टिक वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या मेडिकल वेस्ट हो, हर एक वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट में पहुंचकर और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अनुपयुक्त आवासीय व्यवस्था, मीन्स इनएप्रोप्रिएट हाउसिंग। आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एक ही प्लेस में कम जगह पे बहुत सारे लोगों को रहना होता है, जिसकी वजह से हाउसिंग का जो सिस्टम है वो एकदम बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। और जहां पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि मैंने क्राउडेड एरिया पे बताया, सेम वही सिचुएशंस यहाँ पे भी फॉलो होती है। और अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे हैं तो वहां पर हाइजीन मेंटेन करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से भी बीमारी डेवलप हो सकती है। तो ये थे सारे एनवायरमेंटल कॉज जिनकी वजह से डिजीज हमारी बॉडी में कॉज होती है। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल कॉज। अब पॉलिटिक्स हमारी बॉडी में कैसे डिजीज को कॉज कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स जैसे कि हम जानते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा इस टाइम पे बढ़ गया है, और करप्शन बढ़ने से जो हेल्थ सर्विसेज के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से हेल्थ सर्विस एक कम्युनिटी में या पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ती हैं। और अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कॉज की अगर हम बात करें तो नए नए जो प्रोग्राम्स निकालने चाहिए प्रेजेंट की सिचुएशंस को, कम्युनिटी इवेंट्स को देखकर करप्शन की वजह से वो भी सामने नहीं आ पाते हैं, जिससे हेल्थ सर्विस प्रॉपर जो प्रोवाइड होनी चाहिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कॉज जो है वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने में या डिजीज को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम अपनी डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं और आगे जाकर डिजीज से और ज्यादा सफर करते हैं। नेक्स्ट कॉज है सामाजिक आर्थिक कारण, सोशियल इकोनॉमिक कॉज। सोशियो इकोनॉमिक कॉज के अंतर्गत आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। अगर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से कि जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, बट जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो तो लिमिटेड ही रहेंगी, वो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ तो बढ़ नहीं सकती। तो ऐसी सिचुएशन में जो आजकल की यंगर जनरेशन है वो पढ़ लिख कर बैठ तो जाती है, बट उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो इस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। सेकेंड वन इज एक्सपेंसिवनेस, महंगाई। इंसान मेहनत तो करता है, मनी इनकम तो करता है, बट महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है करप्शन की वजह से कि वो अपनी जितनी भी फैसिलिटीज वो लेना चाहता है वो उसे प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस और तनाव जैसी
सिचुएशन, हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो महंगाई है वो भी हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने में अहम भूमिका निभाती है। थर्ड वन इज इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। अब जहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटीज हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर न्यूट्रिशन की जो मांग है हमारी बॉडी को वो कैसे पूरी होगी। तो अगर न्यूट्रिशन की प्रॉपर मांग हमारी बॉडी में पूरी नहीं होती है तो उस वजह से भी डिजीज कॉज होती हैं। स्पेशली बच्चों में माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोर्कर, मेरास्मस जैसी जो सिचुएशन है वो कॉज हो जाती है न्यूट्रिशन की अगर इनएडुकेट रहता है उनकी बॉडी में। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन की वजह से भी बहुत सारी डिजीज जो है वो कॉज होती हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स अशिक्षा। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स, सर्विसेज निकलती हैं उनका अभाव रहता है, उनकी जानकारी का अभाव रहता है, जिससे वो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉफिट्स उनको मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं। वो अपनी जब हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं तो उन्हें ये सारे जो फैक्टर हैं उनसे कोई मतलब नहीं रहता और वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। जागरूकता में कमी, भ्रष्टाचार, करप्शन और सोशल कल्चर, ये मैंने आपको जस्ट अभी बता दिए हैं। सो नेक्स्ट रीजन है अदर कॉज। अदर कॉज में वही आ जाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं, अलर्टनेस उनके अंदर नहीं रहती है, या जो भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करी जा रही हैं उनकी जानकारी का अभाव होना, ये सारी चीजें जो हैं वो उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीजें अन्य रीजन में आती हैं। तो ये जो सारे रीजंस थे ये थे हमारे देश में हेल्थ प्रॉब्लम्स के बढ़ने के रीजन। ये सारे जो कॉज थे वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को कॉज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमारा इंडिया सफर करता है। तो ऐसी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें 6 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, 6 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है संक्रामक बीमारियां मींस कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक बीमारियां मींस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, पोषण संबंधी बीमारियां मींस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पर्यावरणीय प्रदूषण और चिकित्सा देखभाल। चिकित्सा देखभाल की कमी की वजह से भी बहुत सारी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो जाती हैं या ठीक नहीं हो पाती हैं। तो आगे हम ये 6 क्लासिफिकेशंस को आगे डीपली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू इजीली स्प्रेड हो जाती हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, ऐसी बीमारियों को संक्रामक बीमारियां कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे देश में, संक्रामक बीमारियां, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती हैं। जो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हम इनको डीपली पढ़ते हैं कि ये बीमारियां होती क्या हैं। तो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसका एजेंट है, मतलब इसे कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के थ्रू ट्यूबरकुलोसिस होता है। मॉड मीन्स होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो ये एयर बॉर्न ट्रांसमिशन है। ये एयर के थ्रू, इसके जो वायरस हैं, इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं और एयर के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। अगर हम इनके वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो 3.20 लाख लोगों की प्रतिवर्ष इस बीमारी से मौत होती है। और अगर हम इसके पिछले आंकड़ों की बात करें तो 2010 के आंकड़ों में 1 लाख में 180 लोगों को ये बीमारी होती थी। और वहीं अगर हम इसके फैलने की बात करें तो 1 लाख में से 250 लोगों को ये बीमारी फैलती थी और 1 लाख में से मात्र 25 लोगों की इस बीमारी से मौत होती थी। वहीं अगर हम दोनों आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि प्रेजेंट टाइम पे डिजीज बहुत ही ज्यादा सीवियर हो चुकी है और 2010 की अपेक्षा ये डिजीज प्रोग्रेस में है। तो इसके निदान के लिए
डॉट्स जो प्रोसेस होती है उसे अपनाया गया है और उसके थ्रू इसका उपचार किया जाता है। डॉट्स का पूरा फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी। इसके अंतर्गत जो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफर करते हैं उनका ट्रीटमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, अगर इसके लक्षणों की बात करें, तो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपको कंटिन्यू खांसी हो रही है तो ये टीबी का लक्षण है। हल्का बुखार आता है, बलगम मतलब स्पुटम के साथ ब्लड आता है, चेस्ट में पेन होता है, भूख नहीं लगती और वजन कम होता है। ये थे इसके लक्षण। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया। यह भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है और इसका एजेंट है प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करता है। इसका वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज और इसे कैरी करते हैं मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मीन्स मच्छर। मच्छरों में एक जाति होती है फीमेल एनाफिलीज जिसके थ्रू मलेरिया कॉज होता है। अगर वर्ष 2011 के आंकड़ों की बात करें तो इसके 13 लाख मरीज पाए गए थे, जिसमें से 6.5 लाख मतलब आधे पेशेंट्स जो थे वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के थे और इंडिया में मैक्सिमम इसी प्लाज्मोडियम के जो पेशेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और इससे 450 लोगों की मौत हुई थी मलेरिया से। तो ये जो मलेरिया है ये आमतौर पर फीमेल एनाफिलीज के काटने से ही होती है, बट अगर संक्रमित व्यक्ति की यूज की हुई निडल को अगर हम किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज करते हैं तो उस संक्रमित पर्सन के द्वारा उस असंक्रमित पर्सन में भी मलेरिया कॉज हो सकता है। अगर हम संक्रमित व्यक्ति की कोई भी चीज जो उसके लिक्विड उसकी बॉडीली लिक्विड से टच हुआ हो उसे अगर हम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी लिक्विड से टच करते हैं तो मलेरिया कॉज हो सकता है। और एक प्रेग्नेंट वुमेन से उसके न्यूबॉर्न बेबी को भी मलेरिया कॉज हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट डिजीज है कुष्ठरोग जिसे बोलते हैं लेप्रेसी। ये एक क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज है। ग्रैन्युलोमेटस मीन्स होता है स्किन लीजन्स, ऐसे स्किन लीजन्स जिनसे ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रैन्यूल्स मीन्स होता है गांठें। तो लेप्रेसी एक क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज है जिसमें स्किन लीजन होते हैं जो एक गांठ के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसे कॉज करने वाला एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू जो हमारे माउथ से ड्रॉप्स निकलते हैं सलाइवा के, उसमें ये एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। इसका कैरियर है ह्यूमन, बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, स्नीजिंग और कफिंग से होता है, इसलिए इसे कैरी करने वाले जो कैरियर्स हैं वो ह्यूमंस ही हैं। अगर हम इनके आंकड़ों की बात करें तो 2011 में इसके 1,27,000 नए मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 63,000 जो केसेस थे वो मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी के थे। मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी मीन्स, तो लेप्रेसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉलीबैसिलरी लेप्रेसी जिसमें एक टाइम पे 1 से 5 स्किन लीजन्स प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ एक ही नर्व अफेक्टेड होती है। सेकंड है मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी जिसमें लीजन्स तो 1 से 5 ही होते हैं बट उसमें बहुत सारी नर्व्स एक से ज्यादा नर्व्स अफेक्टेड होती हैं। तो ऐसे 2 टाइप्स के लेप्रेसी हैं, पॉलीबैसिलरी लेप्रेसी और मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी, जिसमें से मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो जो आंकड़े हमने देखे 1,27,000 जिसमें से 63,000 मामले जो थे वो मल्टीबैसिलरी के थे, मतलब डेंजरस सिचुएशन के। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम दस्त रोग, डायरियल डिजीज, जो बच्चों में अधिकतर पाई जाती है। इंसिडेंस जो है वो मोस्ट अक्रेंस है इसका 5 ईयर से कम एज के बच्चों में। डायरियल डिजीज का जो कॉज है वो सबसे ज्यादा मोस्ट होता है। इसको कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि रोटा वायरस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, इकोलाई, सिजेला, साल्मोनेला एंड विब्रियो कॉलेरा। तो जो विब्रियो कॉलेरा होता है ये कॉलेरा हैजा नामक की एक बीमारी होती है उसे कॉज करता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा सीवियर मोशंस होते हैं और वॉमिटिंग के साथ ये जो कॉलेरा डिजीज है ये शो होती है। अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो 2011 में इसके 1 करोड़ मामले सामने आए थे, जिनमें से 1,300 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी।
और चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर मोशंस होते हैं और वॉमिटिंग होती है, जिसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और अगर बच्चों में डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन कॉज होती है तो उनकी ऐसी सिचुएशन में डेथ हो जाती है। तो ये थी डायरियल डिजीज जो मैक्सिमम बच्चों को अफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा इसमें डिहाइड्रेशन कॉज होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है तीव्र श्वसनीय संक्रमण, जिसे कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं ARI। ये भी छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट का सबसे बड़ा कॉज है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो 2011 में इसके 2.5 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे, रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें से लगभग 2500 बच्चों की डेथ हुई थी। सो नेक्स्ट है डेंगू बुखार, जिसे कहते हैं डेंगू फीवर। इसे कॉज करने वाला वायरस है आर्वो वायरस। इसका दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक फीवर। इसलिए इसका नाम बोन ब्रेक फीवर इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी बोन्स को अफेक्ट करता है और जो जॉइंट्स होते हैं उस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम हड्डी तोड़ बुखार रखा गया है। यह एक आर्थ्रोपोड जनित बीमारी है। आर्थ्रोपोड एक ऐसी फैमिली है जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, कीट पतंगे जिनके पैर और पंख दोनों होते हैं, वो आते हैं आर्थ्रोपोड में। तो डेंगू बुखार जो होता है वो मॉस्किटो और बटरफ्लाइज इनके थ्रू कॉज होता है। अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो 2010 में 28,000 न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जिसमें से 110 लोगों की डेथ पाई गई थी। सो नेक्स्ट है लिम्फेटिक फाइलेरिया। लिम्फेटिक फाइलेरिया पैरासाइट के थ्रू होने वाली डिजीज है। पैरासाइट एक ऐसे जीव होते हैं जो खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। तो बुचेरेरिया, बैंक्रॉफ्टी एंड ब्रूजिया मलाई जो पैरासाइट्स हैं उनके थ्रू लिम्फेटिक फाइलेरिया कॉज होता है, और इनके कैरियर है मच्छर, मॉस्किटो इन पैरासाइट्स को कैरी करते हैं एंड वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड करते हैं। इसे एंडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया गया था। एंडेमिक डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो पर्टिकुलर प्लेस और अमंग द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में होती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी में होती है, उसके अदर नहीं फैलती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर जहां पर इसके केसेस दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ उसी एक कम्युनिटी पर अफेक्ट करती है, इसलिए इसे एंडेमिक डिजीज कहा जाता है। इसे डिक्लेयर किया गया एंडेमिक डिजीज, और इसने भारत के 14 जिले और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना फैलाव दर दिखाया था। सो वुचेरिया जो बैंक्रॉफ्टी होता है उसका जो फैलाव दर है वो ब्रूजिया मलाई की तुलना में अधिक है। मतलब वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी ब्रूजिया मलाई की तुलना में ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज है, और ये साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी के थ्रू होने वाली डिजीज है। इसमें टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों प्रकार के जो फीवर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। अगर हम इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की बात करें तो इसके जो वायरस हैं वो फीसेस एंड यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एग्जिट होते हैं एंड ओरली ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट है इसका अफेक्टेड एरिया। ये ऐसे एरिया पर ज्यादा दिखाई देती है जहां पर जलापूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, जहां पर व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब हाइजीन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जहां पर पर्यावरणीय स्वच्छता का जो लेवल है वो एकदम लो होता है। ऐसी जगहों पर जो एंटेरिक फीवर है वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मात्रा में स्प्रेड होता है। इसे भी एक एंडेमिक डिजीज की तरह डिक्लेयर किया गया था, इसलिए क्योंकि ये भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में पर्टिकुलर प्लेस में होने वाली डिजीज है, इसलिए इसे भी एज अ एंडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया गया था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2011 में 10 लाख नए मामले रिकॉर्ड हुए थे, जिसमें से 350 लोगों की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे कॉज करने वाले एजेंट का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे इन शॉर्ट HIV कहा जाता है। तो एड्स HIV के थ्रू होने वाली डिजीज है। ये तो रही वायरस की बात, बट अगर हम इसके नॉर्मल कॉज की बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशंस में मेंटेन करने से ये बीमारियां होती हैं, संक्रमित सुई का पुनः उपयोग करने से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, और एक गर्भस्थ माता से उसके शिशु में ये डिजीज ट्रांसफर होती है।
एड्स का फर्स्ट केस हमारे इंडिया में 1986 में शो हुआ था, जो चेन्नई में था, और इसका फैलाव दर 0.3 से 0.5% ओनली है। और अगर 2008-9 की बात करें तो इसके मामले 24 लाख हैं। मतलब 1986 से लेकर अब तक 27-28 सालों में कोई ज्यादा इसमें इजाफा नहीं हुआ है, ओनली 24 लाख मामले ही सामने आए हैं, क्योंकि इसका जो फैलाव रेट है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट है यौन संचारित बीमारियां, एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली रिलेशंस से जो डिजीज कॉज होती हैं वो सेक्सुअली रिलेशंस से जो डिजीज कॉज होती है उनके कॉजेटिव एजेंट्स, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, स्केबीज, हेपेटाइटिस बी, वेजाइनाइटिस, ये सारी डिजीज जो है वो सेक्सुअली रिलेशन के कारण कॉज होने वाली डिजीज हैं, जिसका भी जो हमारे इंडिया पे इनका लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है। तो ये थी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारी इंडिया पे स्प्रेड हैं, और इनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलती हैं। तो ये हमने फर्स्ट टाइप देखा, अब हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो जिस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज हमारे देश में हेल्थ को इतना अफेक्ट करती हैं, वैसे ही जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो भी बहुत ही बड़े लेवल पर हमारे इंडिया में कॉज होती हैं, जिनमें से कुछ फॉलोइंग्स हैं, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कैटरैक्ट, पेप्टिक अल्सर। ये ऐसी डिजीज हैं जो बहुत ही हाई लेवल पर इंडियंस को होती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये था आपका सेकेंड टाइप। ये जो सारी डिजीज हैं आपने इन प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं, इसलिए इन्हें मैं डीपली आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करूंगी, बस आपको इनके नाम जानना जरूरी है। तो वो नाम ये हैं, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये सारी डिजीज जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम हमारी इंडिया में बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो ये था हमारी स्टडी का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। आई थिंक आपको ये जो हमने हेल्थ प्रॉब्लम्स पढ़े, 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, आपको अंडरस्टैंडेबल हुए होंगे। आई होप। आपको एनी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।